Welcome back, guys. Today I am covering 10 Spring Boot interview question, which is not just advanced question, but they ask in many companies. This is the most important questions I can see because even I have given 50 to 60 interviews. I have checked that okay, frequently they are asking this question. Okay, what is the different about this series? I am not just explaining you the definition. I am giving you the real time use case and how you can explain this in your interview. Because interviewer not asking you the definition, they are asking the real use case and how you have used in your last project. Okay, so let's start this series. And guys, if you have interview in next 2 week, 1 week, or tomorrow, so you can give mock interview with me. The form link in description. And if you have not checked out udidada.com, if you are engineer, if you are dev, if you are any person who want to wear logic, not just a plain t-shirt or some design print on it, so just check out the udidada.com and you can also participate in giveaway session. So link in a description. Okay, and also follow udidada.com Instagram account, that link also in description, so you will get latest update on gifts, giveaways and competitions. Let's start the video. So guys, before starting that, please like and subscribe the channel because it will motivate me for create such videos. Okay, so let's start the questions. चलो फिर सो स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चंस 2 to 5 years। तो देखो, एक मैं बहुत छोटा सा प्रिकॉशन देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। अगर आप 2 से 4 मतलब 4 से 5 साल एक्सपीरियंस हो या 3+ एक्सपीरियंस हो, तो जो इंटरव्यूअर है ना आपका, वो आपसे डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता। ये कह लो केवल डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता। सपोज दे आस्क यू अबाउट व्हाट इज एट कंपोनेंट एनोटेशन, तो आपको ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपको ये भी बताना है मैंने उसको यूज़ कहाँ पे किया था, या फिर उसके रियल टाइम एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यूज़ नहीं भी किया हो तो रियल टाइम एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रोजेक्ट में आपने उसको कहाँ यूज़ किया था। मैं मतलब एट कंपोनेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जहाँ पे आपको रियल टाइम सिनेरियो प्लस आपने उसको कहाँ यूज़ किया, और अगर आपको उसके साथ कोई इश्यूज़ आए या फिर आपका प्रोडक्शन में कोई इशू आया तो वो भी बताना है। मतलब इतना लंबा नहीं बताना है, बेसिक आंसर कर दो चलेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टिपिकली मैटर करता है कि आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म या सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ यूज़ किया अपने जावा में या स्प्रिंग बूट के अंदर, तो वो एक अच्छे से एक्सप्लेन करो। एटलीस्ट 2 मिनट का आंसर तो कम से कम दो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी पैकेज, हाँ जावा सिक्योरिटी हमने यूज़ किया सर, भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। 10 क्वेश्चन्स हैं, 10 अभी क्वेश्चन्स हैं, ये आपका एक अच्छे लेवल पे आपको थोड़ा सा बर्न कर देंगे, है ना, वार्म अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और कमेंट करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है, और टेक्नोलॉजीज़ में जैसे काफका, क्यूबरनेटिस, डॉकर, डेवऑप्स, पूरा उस चीज़ के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो देखो, तुम्हें स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था या बनाया गया था फॉर क्रिएटिंग द एंटरप्राइज एप्लीकेशन, फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एप्लीकेशंस, जेसन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। प्लस उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क्स थे या लाइब्रेरीज थी फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग देयर कोड। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था आईओसी कंटेनर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब आपको खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेंटेन नहीं करना है, आपका स्प्रिंग ऑटोमेटिक उसको क्रिएट कर लेगा। उसका स्कोप आप डिफाइन कर सकते हो, सिंगल टन होगा, प्रोटोटाइप होगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड automatically assigned, or you can say inject their object into particular class or something. ओके, सो सपोज दैट आप न्यू करके एक पर्टिकुलर क्लास नहीं इंजेक्ट करोगे, आप डायरेक्टली उसको ऑटो वाइड कर सकते हो या इंजेक्ट कर सकते हो। एंड ये पूरी लाइफ साइकिल स्प्रिंग संभालता है, जैसे उस बीन को या ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, स्टार्ट करना, समथिंग, ऑल ऑपरेशन हैंडल बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी कंटेनर, ठीक है। चलो, अब स्प्रिंग बूट उससे डिफरेंट क्यों है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Spring Boot is an extension of the Spring framework that simplifies application development by providing what? Auto configuration. You don't need to write pom.xml or you don't need to write the XML file where you will add the beans, names. अगर आपने Spring पर काम किया है तो you know about that. Auto configuration handle करता है, सर्वर भी एम्बेडेड होता है। जैसे आप कोई भी जावा एप्लीकेशन चलाने के लिए JRE बनाते हो या रन टाइम एनवायरनमेंट बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, टॉमकैट या JT या कोई सर्वर आप डालते हो तो इसमें एम्बेडेड आता है, मतलब सीधा एप्लीकेशन स्टार्ट। सबसे बड़ा पॉइंट ये बोल सकते हो। स्टार्टर डिपेंडेंसीज, ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए अंबर एनोटेशंस आते हैं कुछ, और स्टार्टर डिपेंडेंसीज आती हैं, उसके नेम में लिस्ट कर दूंगा। प्रोडक्शन रेडी फीचर,
प्रोडक्शन रेडी फीचर्स मतलब जैसे एक्चुएटर में क्या होता है, आपकी एपीआईज़ की जो हेल्थ होती है ना, वो आपका स्प्रिंग बूट एक्चुएटर से आप मेंटेन कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आता है, डिपेंडेंसीज के अंदर आप डाल सकते हो एंड वहाँ से एक्चुएटर को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप अगर स्प्रिंग बूट पे काम करोगे, हम इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपको स्प्रिंग बूट पढ़ा नहीं रहा हूँ, राइट। तो एक्चुएटर आपको पता होगा, तो ये सब चीज़ें आप बोल दोगे कि एक डिफरेंस क्या है स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में, दैट विल बी बेटर। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर एक्सटेंसिव कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में डालना पड़ता है। मैनुअल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, अब आप कहोगे भाई डिपेंडेंसी तो ऑटोमेटिक इंजेक्ट करता है, लेकिन लिखनी तो पड़ेगी ना तुम्हें। स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिक आपकी एनोटेशन बेस कॉन्फ़िगरेशन करता है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, फास्टर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। सीधा एप्लीकेशन बिल्ड करी, आपका कोड रन हो रहा है, सीधा डिप्लॉय कर दो, सीधा जार बनेगी, डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन @ कंपोनेंट, ऐड सर्विस, ऐड रेपो, रेपोजिटरी एंड ऐड कंट्रोलर, इन चारों में मुझे डिफरेंस बता दो, ठीक है। और इसमें कंट्रोलर के साथ रेस्ट कंट्रोलर भी है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंपोनेंट, सर्विस, रेपो, कंट्रोलर ऑल आर स्टीरियोटाइप। देखो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है इसमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर स्टीरियोटाइप एनोटेशंस, ठीक है। ये मुझसे पूछा गया था, मतलब कब पूछा था याद नहीं, लेकिन पूछा था। तो ऑल आर स्टीरियोटाइप एनोटेशन यूज टू मार्क क्लासेस एज स्प्रिंग मैनेज बीन्स। स्टीरियोटाइप का मतलब भी यही है कि जो एनोटेशंस, जैसे एग्जांपल में बोल दो कि स्टीरियोटाइप एनोटेशंस क्या क्या है, कंपोनेंट, सर्विस, दीज आर द स्टीरियोटाइप एनोटेशंस। एंड व्हाई दे आर स्टीरियोटाइप, बिकॉज ये आपकी पर्टिकुलर क्लास को मार्क कर देती है स्प्रिंग मैनेज बीन की तरह। इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंपोनेंट, सर्विस, रेपो, कंट्रोलर आर ऑल स्टीरियोटाइप एनोटेशन, ये भी एक क्वेश्चन आता है, यूज टू मार्क क्लासेस एज स्प्रिंग मैनेज बीन्स। द मेन डिफरेंस इज देयर इंटेंट, पर्पस एंड एडिशनल फंक्शनैलिटी। ओके, सो वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट इज @ कंपोनेंट, द मोस्ट जेनरिक स्टीरियोटाइप एनोटेशन, एनी स्प्रिंग मैनेज बीन दैट डज नॉट फिट इनटू सर्विस, रेपो और कंट्रोलर लेयर, तो उसको हम @ कंपोनेंट मार्क कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो आपने एक यूज़र सर्विस लिखी, तो उस पर आप @ सर्विस लगा दोगे। आपने डेटाबेस की कोई लेयर लिखी तो @ रेपो लगा दोगे। बट अगर कोई आपने कोई पर्टिकुलर क्लास बनाई है जो सपोर्टिंग क्लास है, यूटिलिटी क्लास है, हेल्पर क्लास है, तो वहाँ पे आप @ कंपोनेंट लगा सकते हो, जिससे स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक उसको बीन कंसिडर करके उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दे अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे कोर्स मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो देखो जैसे यूज़र सर्विस है, इस पर @ सर्विस लगा दिया। ट्रांजेक्शन रेपो पे @ रेपो है, ठीक है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग पे भी कॉन्फ़िग है, बट यहाँ पे मैंने कीक लॉग मान के चलो मैंने क्लास बनाई है, एक थर्ड पार्टी लॉगिन सर्वर होता है ये, तो यहाँ पे मैंने @ कंपोनेंट ऐड किया है, जिससे ये ऑटोमेटिक इसको बीन कंसिडर करें एंड इसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दें, ठीक है। फीचर क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ड्यूरिंग कंपोनेंट स्कैनिंग, रजिस्टर एज अ स्प्रिंग बीन, जो मैं बता चुका हूँ। @ सर्विस क्या होता है, स्पेशलाइज वर्जन ऑफ कंपोनेंट फॉर बिजनेस लेयर। अगर जैसे मेरे को बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखना है अपना, तो इस सर्विस में यूज़र सर्विस के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे क्रिएट यूज़र, ट्रांसफ़र अमाउंट और एनीथिंग। तो सर्विस लेयर क्लासेस तो एक डिफाइन करता है कि भाई देखो ये आपका कंपोनेंट तो है, लेकिन ये सर्विस लेयर है। बिहेव एग्जैक्टली लाइक कंपोनेंट, प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंगफुल मेंटेनेबल कोड, कैन बी टारगेटेड बाय AOP एक्सपेक्ट मोर क्लियरली। AOP हम आगे चल के पढ़ेंगे। रेपोजिटरी क्या होती है, स्पेशलाइज वर्जन ऑफ कंपोनेंट, ये भी है, कंपोनेंट ही यूज़ करती है ये। डेटा एक्सेस लेयर, मतलब आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हो, ये तो पता होगा तुम्हें, ठीक है। अगर देखो भाई, मैं अगर जो भी चीज़ बोल रहा हूँ कि तुम्हें पता होगा, तो मुझे कमेंट में दो कि सर हमें ये नहीं पता। हम इंटरव्यू क्वेश्चंस तो देख रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ के बैकग्राउंड में नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा कुछ उससे मिलता जुलता बनाऊँगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने एक डेटाबेस लेयर बनाई, फाइंड ट्रांजेक्शन बाय रेफरेंस ID, तो यहाँ रेपो लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा कि डेटाबेस एक्सेस कर लेगा, ऑटोमेटिक डेटा एक्सेस लेयर बना देगा, JPA रेपोजिटरी को एक्सेस कर लेगा, जिससे आप अपने मेथड्स लिख सकते हो। एडिशनल फीचर क्या है इसमें, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स डेटाबेस स्पेसिफिक एक्सेप्शंस इनटू स्प्रिंग डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। मतलब अगर जो भी आपकी ग्लोबल एक्सेप्शन आती है, नल पॉइंटर, अर्थमेटिक या जो भी एक्सेप्शन आती है, तो ये क्या करेगा, जो डेटा से रिलेटेड है ना, अगर आप उस पर @ रेपोजिटरी लगा दोगे, तो यहाँ से अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी ना, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास एक रेपोजिटरी से एक्सेप्शन आई है, विच कुड बी डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ये आप लॉग्स में देख सकते हो। रेस्ट कंट्रोलर विज कंट्रोलर, ये तो भाई बहुत पूछा जाता है। अ कॉमनली यूज वेरिएंट ऑफ @ कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी, ये रेस्ट कंट्रोलर की डेफिनेशन है। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर आपका जो भी डेटा आता है ना,
उसको रिक्वेस्ट को लेता है एंड ट्रांसफ़र करता है अदर सर्विस लेयर में या जो भी आगे उसका वो है। कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या अंतर है? कंट्रोलर जो आपका डेटा रिटर्न करता है वो प्लेन टेक्स्ट करता है या JSP पेजेस रिटर्न कर सकता है। रेस्ट कंट्रोलर आपका जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इसमें इतना सा फर्क है, ज़्यादा मूड मत मानना, इतना ही बोल के आ जाना, काम हो जाएगा। तो यूज़ फॉर रेस्ट API दैट रिटर्न जेसन XML इंस्टेड ऑफ व्यूज़, व्यूज़ मतलब JSP व्यूज़ वगैरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और देखो मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई नो, बट ठीक है, तुम लोगों को काम आएगा तो ज़्यादा बेटर है। बीन लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर दो स्प्रिंग की। अब बीन लाइफ साइकिल स्प्रिंग बूट में भी होती है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी होती है। तो बेसिक बता देना कि सबसे पहले बीन इंस्टेंटिएट होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में जाती है, बीन का नेम असाइन होता है या जो नेम हम देते हैं, फिर फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री में जाता है, बीन फैक्ट्री या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे आपको ये एनोटेशन मिल सकती है आपके, अगर मैं इस कोड में देखूँ, मैंने पोस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं, इसमें तो यूज़ नहीं किया होगा, हाँ। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट जैसे ही आपकी बीन क्रिएट हो जाएगी कंप्लीटली, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा, तब आप इसको पोस्ट कंस्ट्रक्ट को यूज़ करके देख सकते हो, हाँ भाई मेरी बीन क्रिएट है। देन बीन रेडी हो जाएगी एंड प्री डिस्ट्रॉय से पहले भी अगर आपको कोई फंक्शन चलाना है तो @प्री डिस्ट्रॉय उस पर लगा के और उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो बाय द नेम ऑफ बीन। तो मतलब एक लाइफ साइकिल में बताऊँ अगर, तो लाइफ साइकिल में ये बोल के आ सकते हो, बीन इंस्टेंटिएट होती है, ठीक है, इंस्टेंटिएशन जो भी है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, नेम अवेयर होता है, फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री में जाता है, फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड होता है एंड देन हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट इंजेक्ट हो जाता है एंड देन हम उसे प्री डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्प्रिंग क्रिएट्स एंड इंजेक्ट रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली। अब देखो मतलब क्या है, JVM पता है, JVM के अंदर फिर हीप होता है, ठीक है। अब जो हीप मेमोरी होती है, JVM पता है, JVM के अंदर फिर हीप मेमोरी होती है, हीप, स्टैक, मर्ज, जो भी XYZ, ठीक है। तो हीप मेमोरी के अंदर आपका एक पर्टिकुलर कंटेनर क्रिएट होता है विच इज़ होल्डिंग स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज, मतलब डायरेक्ट हीप में सारे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होते, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन या IOC कंटेनर कह सकते हो, IOC कंटेनर में डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है, ठीक है। तो वो कंटेनर आपका क्रिएट होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जैसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्प्रिंग क्रिएट इंजेक्ट रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, लूज कपलिंग, ईजी टेस्टिंग, बेटर मेंटेनेबिलिटी। इसका मतलब लूज कपलिंग का मतलब क्या है, आपको न्यू करके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ा, आप सीधा ऑटो वायर्ड करके, जैसे मैं अगर इस कोड में दिखाऊँ, हाँ देखो, ऑटो वायर्ड इंजेक्शन 2-3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, फील्ड इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन, कंस्ट्रक्शन से बीन इंजेक्ट कर रहा हूँ, न्यू करके मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, मैंने क्या करा, यूज़र रेपोजिटरी विच इज़ अ बीन ऑटोमेटिकली या कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, और उस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज़र सर्विस में, जैसे ही यूज़र सर्विस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या जैसे ही क्लास कॉल होगी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र रेपोजिटरी को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर दूंगा इस वेरिएबल के अंदर। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। एंड ऑटो वाइड क्या होता है भाई, सीधा मैंने प्राइवेट करा, अब बाकी ऑटो वाइड का काम है वो इंटरनली इस यूज़र रेपो को मेरे कंस्ट्रक्टर के साथ कह लो या फिर यूज़र सर्विस जैसे ही क्रिएट होगी यूज़र रेपो भी इसके अंदर ऐड कर देगा और मैं इसके मेथड्स एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो काम होता है डिपेंडेंसी, तो वो काम होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का, ठीक है। तो लूज कपलिंग, इजी टेस्टिंग, बेटर मेंटेनेबिलिटी, ये सब बोल के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट बिटवीन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने बता तो दिया वैसे, लेकिन हाँ पढ़ लो। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन प्रोवाइड डिपेंडेंसी थ्रू अ क्लास कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने बताया अभी, वाइल अ फील्ड इंजेक्शन असाइन देम डायरेक्टली वी एनोटेशन, एडरेट एनोटेशंस, ठीक है, यूजिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैवीली रिकमेंडेड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बिकॉज इट इंश्योर्स इम्यूटेबिलिटी, जावा में इम्यूटेबिलिटी भी तुम्हें पता होगा, guarantees all dependencies are present and simplify unit testing। देखो ये लाइन में तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि एक साइक्लिक डिपेंडेंसी एरर आता है जब भी आप यूनिट टेस्ट केस लिखते हो, या सम टाइम अगर आप ऑटो वायर्ड मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो अकाउंट रेपो के अंदर भी मैंने 2-3 डिपेंडेंसी ऑटो वायर्ड कर रखी होती, ठीक है। तो क्या हो सकता है, कभी कभी एक साइक्लिक डिपेंडेंसी कॉल आ जाता है कि मैंने क्या कर रखा है, अकाउंट रेपो के अंदर यूज़र रेपो को कॉल कर रखा है, यूज़र रेपो ने कहीं और अकाउंट रेपो को कॉल कर रखा है, या कुछ भी XYZ, 2-3 क्लास एक दूसरे को कॉल कर रही हैं, तो वहाँ साइक्लिक डिपेंडेंसी आ जाती है, पहली चीज़। दूसरा, जब हम ऑटो वाइड करते हैं ना तो हमें टेस्टिंग में इशू आता है। अगर तुम मॉकिटो और JUnit वगैरह यूज़ करते हो तो यू ऑलवेज सी दैट कि जैसे हम ऑटो वाइड से @mock इंजेक्ट करते हैं ना तो वहाँ इशू आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम उस क्लास का टेस्ट केस लिखते हैं तो
अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी, तो हमारे लिए ईजी होगा उसको हैंडल करना। लेकिन ऑटो वाइड करते हैं तब वहाँ पे इशू आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सेपरेटली उसको एडरेट, इंजेक्ट, मॉक या फिर पर्टिकुलर किसी एनोटेशन से ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम लोग चाहिए कि भाई जे यूनिट वगैरह पे भी या TDD डेवलपमेंट जो हमारा होता है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, तो उसके लिए अगर एक इंटरव्यू सीरीज़ बनानी है तो कमेंट करो, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एडरेट ट्रांजेक्शनल। तो जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ ही हमें एडरेट ट्रांजेक्शनल नोटेशन मिलती है फॉर एसिड प्रॉपर्टीज़। अगर तुम लोगों ने लास्ट एसक्यूएल इंटरव्यूज़ नहीं देखे हैं तो उसमें देखना, मैंने एसिड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यूज टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शन मतलब कि एक अगर ट्रांजेक्शन हमारा इंस्टेंटिएट हुआ है, जैसे स्टार्ट करने ट्रांजेक्शन बिफोर द मेथड रन्स, कमिट एंड रोल बैक, मतलब वो सक्सेस होगा और अगर बीच में कहीं फेल होता है तो उसको रोल बैक कर दिया जाएगा। ये होता है ट्रांजेक्शन एनोटेशन का काम। तो देखो, व्हेन यू पुट एडरेट ट्रांजेक्शनल ऑन अ मेथड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सो इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक क्रिएट यूज़र का मेथड है, उसमें मेरे पास 3-4 ऑपरेशन हो रहे हैं, मल्टीपल इंसर्ट क्वेरी चल रही हैं कि मैं पहले यूज़र को एक टेबल में सेव करता हूँ, फिर एड्रेस वाली टेबल में सेव करता हूँ, और फिर पर्टिकुलर एक टेबल और है जिसमें ऑडिट वगैरह या फिर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जिस भी टेबल, अगर मान चलो 3 टेबल है, 3 में से किसी भी टेबल में कोई इशू आया, यूनिकनेस का, कंस्ट्रेंट्स का कोई इशू आ गया, डेटाबेस ग्लिच हो गया, ठीक है, तो वहाँ ये क्या करेगा कि जैसे मैंने 2 ऑपरेशन करे, तो अगर अपडेट वाले में मुझे फेल हो गया, यहाँ पे फेल्ड, ठीक है, तो ये एडरेट ट्रांजेक्शनल क्या करेगा कि इसके ये सारे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा, वापस ले जाएगा। इट विल नॉट क्रिएट एन ट्रांजेक्शन, और यू कैन से कि केवल सेव मेथड क्रिएट करके नहीं छोड़ेगा, अपडेट मेथड भी चलना चाहिए, अगर नहीं चलेगा तो ये क्रिएट को भी रोल बैक कर देगा। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हम अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो एग्जांपल इसको देख लो, चलो एक बार ट्रांसफ़र मेथड को देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या करा, अकाउंट रेपो से 2 जो फ्रॉम और टू हैं उनको निकाल लिया बाय देयर आईडी और समथिंग। ठीक है, जैसे अकाउंट नंबर आ गया लॉन्ग में, मान के चलो, तो मैंने क्या करा, 2 अकाउंट निकाल लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रॉम में सेट बैलेंस कर रहा हूँ, गेट बैलेंस डॉट सब्ट्रैक्ट, कि यहाँ से मैं बैलेंस माइनस कर रहा हूँ और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये काम हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करा, अमाउंट डॉट कंपेयर टू न्यू बिग डेसिमल ग्रेटर देन 0, मतलब 10,000 से अगर ज़्यादा है जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अमाउंट, तो मेरे को 10,000 से ज़्यादा की लिमिट रखनी है कि 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। अब होगा क्या कि टू डॉट सेट बैलेंस गेट बैलेंस डॉट एड अमाउंट, तो यहाँ पे मैं थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये नहीं चलेगा, पहली बात तो, ठीक है, यहाँ पे थ्रो हो गई एक्सेप्शन ऑटोमेटिक। जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होगी तो ये ऑटोमेटिक इस वाले सेव को रोल बैक कर देगा। स्प्रिंग स्टार्टर ट्रांजेक्शन यूज सेव ऑपरेशन इन क्यूड ट्रांजेक्शन, मतलब क्या करेगा, ऑपरेशन को क्यू में रखेगा। एक्सेप्शन अगर हुई तो स्प्रिंग रोल बैक टू द ट्रांजेक्शन। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होती है तो हम अपना बाकी काम कर सकते हैं। तो मतलब ये तो एक अदर थिंग हो गई, लेकिन यहाँ इतना समझो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो ये वाला काम रोल बैक हो जाएगा। दिस कॉल एडरेट ट्रांजेक्शन, मतलब ये अगर आपको इंटरव्यू में समझाना है तो आप सिंपल समझा सकते हो कि सर जैसे हम अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ अगर कोई फेलियर होता है, ठीक है, तो हम रोल बैक कर सकते हैं अपनी फर्स्ट स्टेज पे, जिससे हमारी एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। देखो, फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर सिंपली सेइंग इट इज़ एन एंट्री पॉइंट वो काफ़ी नहीं है, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कंटेन्स 3 एनोटेशन। फर्स्ट इज इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द कोर मैजिक ऑफ स्प्रिंग बूट। इट टेल्स स्प्रिंग टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन बीन्स यू आर लाइकली टू नीड बेस्ड ऑन योर क्लास पाथ, मतलब जो भी क्लास पाथ में हमने या फिर pom.xaml में डिपेंडेंसीज ऐड करी है, जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब प्रेजेंट है तो ये कॉन्फ़िगर कर देगा टॉम सर्वर को विद योर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। ये आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो। एट कंपोनेंट स्कैन इंस्ट्रक्ट स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली स्कैन द करंट पैकेज एंड इट्स सब पैकेजेस टू फाइंड द रजिस्टर बीन। तो एडरेट कंपोनेंट, एडरेट सर्विस, रेपो, ये सारे ढूंढ के बनाएगा। और जैसे रेपो है तो उसको डेटाबेस असाइन कर दिया, सर्विस लेयर बन गई। रेस्ट कंट्रोलर है तो वो रेस्ट कंट्रोलर सारे APIs पे काम करेगा, सारे कंट्रोलर लेयर देखेगा ऑल टुगेदर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन tags the class as a source of bean definition allow you to register extra beans in application context। मतलब जैसे आप एडरेट सिक्योरिटी, जैसे एडरेट कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊँ आपको,
सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जो भी जैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हो गया, JWT कॉन्फ़िग हो गया, या एग्जांपल के लिए आप कोई पासवर्ड एनकोडर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे आप एडिटेड कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट विल डू, इट विल कॉन्फ़िग द कंप्लीट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी विद योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बाय दिस एनोटेशन। ये आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो। और या फिर आप ये बोल दो जैसे आप कोई भी सर्वर, यूरेका सर्वर, फीन क्लाइंट, कैशिंग मैकेनिज्म, ये सब ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे एडिटेड कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है जो पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। जैसे आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन को जो भी कंट्रोल करेगा तो वहाँ एडिटेड कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। ठीक है, बता सकते हो, बहुत अच्छा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। यार ये बहुत पूछा जाता है, इवन दिस इज एसक्यूएल क्वेश्चन, बट हाँ ये पूछा आपको स्प्रिंग बूट के क्वेश्चन में जाएगा क्योंकि एसक्यूएल में ये n+1 नहीं आएगा, ये आएगा आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। क्यों आएगा? एग्जाम्पल के लिए मैंने लिस्ट ऑफ यूज़र, मान के लो यूज़र रेपो है मेरे पास, मैंने सारे यूज़र फाइंड कर लिए, फाइंड ऑल मेथड से। ठीक है, सिंपल है। अब मैंने क्या करा, यूज़र डॉट गेट ऑर्डर्स, क्या होगा कि यूज़र रेपो में जितने भी आपके यूज़र्स हैं वो सारे आएंगे। अगर मान के लो ये यूज़र एंटिटी है, इसको एंटिटी मानते हैं, राइट, तो जो एंटिटी है आपकी यूज़र की, वो यूज़र की एंटिटी में ऑर्डर का भी आपके पास 1 to many की मैपिंग है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि यूज़र डॉट गेट ऑर्डर जैसे तुम करोगे ना तो 1 क्वेरी पर यूज़र, n क्वेरीज फॉर ऑर्डर्स, कि एक यूज़र के 10 ऑर्डर्स हैं तो वो 10 के 10 ऑर्डर के लिए डिफरेंट क्वेरी रन करेगा। इट विल नॉट क्रिएट अ सिंगल क्वेरी और फैचिंग दैट, इट विल क्रिएट n+1 क्वेरीज। तो ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट यू फ्रॉम यूज़र्स, यू जॉइन फैच यू डॉट ऑर्डर्स, मतलब इसमें जॉइन यूज़ कर सकते हो या एक पर्टिकुलर क्लास बना सकते हो जिसके अंदर आप केवल लिमिटेड डेटा फैच कर रहे हो, रादर देन जस्ट फैचिंग विद द JPA यू कैन राइट इट नेटिव क्वेरी कि ज्वाइन करके मैंने पर्टिकुलर डेटा लेके आ गया। ठीक है, तो फाइंड ऑल वगैरह मेथड्स को एक बार देखो कि 1 to many मैपिंग है, मैनी टू मैनी मैपिंग है, कहाँ पे मैपिंग्स यूज़ हो रही हैं फॉर दैट इशू। ठीक है, मतलब तुम्हें यूज़ केस समझ में आना चाहिए कि n+1 क्यों आया और हमने उसको रिजॉल्व कैसे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू सिक्योर रेस्ट APIs। दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इवन इन माई केस ऑल्सो। मैंने अब तक 50-100 पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए होंगे, सब में ये तो पूछा ही गया कि भाई तुम सिक्योर कैसे करोगे अपनी रेस्ट APIs को, क्योंकि यार देखो प्रोडक्शन पे तो यही काम होता है ना, तुम लोग केवल APIs क्रिएट नहीं करते हो, उसके अलावा भी डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है, यूज़र अगर मान के चलो कोई भी सिक्योर करना है तो वो सिक्योर APIs कैसे करनी है, JWT टोकन वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हाउ डू यू सिक्योर APIs, तो इसके आंसर में तुम बोल सकते हो, मैं इसको आगे कर दे रहा हूँ कि भाई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द स्प्रिंग सिक्योरिटी पैकेज। मैं डाल दे रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ है यूजिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी पैकेज, आप डाल दो। ठीक है, ऑथराइजेशन, JWT टोकन और HTTPS सिक्योरिटी, ये बोल के आ जाना। बाकी इन डिटेल हम इसको एक डिफरेंट मैं सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चन उसके होंगे कि हाउ एंड व्हाट इज़ स्प्रिंग सिक्योरिटी पैकेज, प्लस उसमें JWT कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, OAuth 2.0 कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे क्लास है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग की, इसमें आप क्या कर रहे हो कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो बाय पैच मैचर, पाथ मैचर सॉरी, एंड रिक्वेस्ट मैचर्स। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो CSRF डिसेबल्ड। ठीक है, OAuth रिसोर्स एंड JWT, यहाँ से आप पूरा टोकन वगैरह सब बिल्ड कर रहे हो, फिल्टर चेन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्प्रूव स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। अब देखो यार बहुत से तुम लोग फ्रेशर भी होगे ऑफकोर्स, मुझे वन थिंग उसमें जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखो, उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखो। इट विल हेल्प मी टू चेक ओके हाउ मेनी पीपल्स फ्रॉम व्हाट एक्सपीरियंस दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट। तो अपना नाम और अपना एक्सपीरियंस लिखो, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ डू यू इम्प्रूव स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। अब देखो इसका कोई ना सटीक आंसर नहीं है, कोई ऐसा आंसर नहीं है जो इंटरव्यू पर्पज से होता है। यहाँ पे हम बता सकते हैं यूज़ केसेस। तो देखो यूज़ कनेक्शन पूलिंग, हिकारी कारपूल, अवॉइड n+1 क्वेरी जो हमने समझा अभी, यूज़ पेजिनेशन रादर देन लोडिंग कंप्लीट डेटा, हम पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कैशिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं जिसका एग्जांपल एक रेडिस है, ये सिस्टम डिज़ाइन में थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, इनेबल लेजी लोडिंग, ईगल लोडिंग की जगह हम लेजी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं, असिंक प्रोसेसिंग विद काफका, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, वेब फ्लक्स। अगर ये तीनों टर्म नहीं सुने तो मुझे को कमेंट करना, तो असिंक प्रोसेसिंग इससे मेंटेन कर सकते हैं, डेटाबेस में इंडेक्सिंग डाल सकते हैं, बैच इंसर्ट कर सकते हैं रादर देन इंसर्टिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो क्या करता है डेटाबेस से हैंडशेक करेगा, फिर इंसर्ट क्वेरी रन करेगा, फिर उसे कमिट करेगा,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी लेगा। तो इसलिए बैच इंसर्ट लगाओ, बेस्ट है। इंसर्ट ऑल जो होता है ना, जैसे बैच इंसर्ट में डाल देता हूँ, इंसर्ट ऑल, ये मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वॉट आर कॉमन प्रोडक्शन इश्यूज यू हैव फेस्ड। ये एक तरीके से इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट ये इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। भाई तुम्हें ये पूछे बिना नहीं छोड़ेंगे अगर तुम 4 साल प्लस एक्सपीरियंस हो, सही बता रहा हूँ। और तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर आई एम नॉट द पार्ट ऑफ टीम, मैं केवल एप्लीकेशन बिल्ड करता हूँ या APIs लिखता हूँ, बाकी मेरी जो सीनियर टीम है वो देखते। तुम भी सीनियर हो यार, तुम भी सीनियर हो, 4 साल बंदा सीनियर ही होता है, ठीक है। सो देर इज नो एनी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर और इंटरव्यू आंसर। तो फोकस ऑन मेमोरी लीक्स ड्यू टू लार्ज ऑब्जेक्ट रिटेंशंस, मतलब अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं विच इज़ नॉट इवन यूजफुल, एंड इवन विथ एनी फॉर लूप और समथिंग, कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट हो रहा है, या फिर उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में n+1 क्वेरी आ गई या समथिंग कुछ आ गया, तो वहाँ पे मेमोरी लीक हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कनेक्शन पूल एग्जीक्यूशन, कनेक्शन पूल मतलब जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो तो डेटाबेस के कनेक्शन बनते हैं। अब स्प्रिंग क्या करता है ना, स्प्रिंग बूट या जो भी है, तो स्प्रिंग क्या करता है ना, स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट, तो वहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन बार बार बनाने के बजाय ना एक पर्टिकुलर कनेक्शंस बना लेगा, और जब भी आपकी रेस्ट API को नीड होगी तो वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस कनेक्शन में से कनेक्शन पुल करेगा, अपनी क्वेरी परफॉर्म करेगा, कनेक्शन को छोड़ देगा। तो यहाँ पे कनेक्शन पूल एग्जीक्यूशन मतलब अगर जैसे 4 कनेक्शन है, वो चारों के चारों भर गए, उसके बाद आपकी क्वेरी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो वेट करेगी फॉर रिलीजिंग द अदर थ्रेड, और यू कैन से कनेक्शन पूल। तो इसके लिए आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। n+1 क्वेरी इशू, डेडलॉक इन DBs, हाई GC पॉजेस मतलब गार्बेज कलेक्शन पॉजेस, स्लो API ड्यू टू मिसिंग इंडेक्सेस, थ्रेड पूल स्टारवेशन, काफका कंज्यूमर लैग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन फेलियर। तो इसमें से ऊपर के 2-3-4 तो बता ही सकते हो अगर आप 3-4 साल एक्सपीरियंस हो, बाकी नहीं तो भाई ये सारे भी डाल दो। और ऑफकोर्स ही बात है, अगर तुम ये सब बोलते हो तो वो आपसे पूछेगा भी कि व्हाट इज़ डेडलॉक्स इन DB, काफका कंज्यूमर लैग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन फेलियर क्या होता है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा उसके बारे में। सो वन टिप नोट कि रूट कॉज बताना है, RCA तुमने क्या निकाला उसका, इन्वेस्टिगेट कैसे किया, तुमने लॉग्स पढ़े या तुमने कोई एप्लीकेशन डीबग करी या तुमने क्या किया, तुमने फिक्स किया, और फिर नेक्स्ट टाइम वो ना हो उसके लिए तुमने प्रिवेंशन क्या किया, तो ये सब बताना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रोडक्शन इशू मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, तो कुछ मत करो, ये कॉपी करो, Ctrl+C ChatGPT में डालो, उससे पूछो कि मुझे 5 रियल यूज़ केस बता दे विद प्रोजेक्ट एग्जाम्पल कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, और वही जाके पे ले आओ, बात खत्म हो गई। कौन तुमसे पूछ रहा है कि अरे अच्छा तुमने उस प्रोजेक्ट में किया था, चलो मुझे दिखा के लाओ कहाँ पे किया था तुमने, ठीक है। तो दिस इज़ वन नोट यू कैन टेक। ओके, सो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे स्प्रिंग बूट, जावा एंड माइक्रो सर्विस पे। हाउ मैनी ऑफ यू वांट कि ये सीरीज़ में और भी टेक्नोलॉजीज ऐड हो, डेवऑप्स, काफका, रेडिस, सिस्टम डिज़ाइन, माइक्रो सर्विसेज, डेव और जैसे क्यूबरनेटिस, डॉकर वगैरह सारी चीज़ें, तो मुझे कमेंट करो, इसमें कमेंट करके देखते हैं, क्योंकि यार देखो कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कितने लोग देख रहे हैं। एंड अदर देन दिस, भाई कितने लोगों ने उड़ी दादा चेक किया है अभी तक। स्टार्टिंग में वैसे मैंने बताया था, लेकिन भाई चेक करो, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, ठीक है, पसंद भी आ रहे हैं लोगों को, तो तुम लोग भी देखो समझो। मेरी ऑडियंस नहीं देखेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। और सबसे बेस्ट चीज़, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे अपनी प्रेजेंस बताओ भाई, udidatta.co पे पता नहीं कितने 38 फॉलोवर है समथिंग, इसको इंक्रीज़ करो, मुझे 3800 चाहिए, क्योंकि यार 62,000 लोग अगर देख रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा हो ना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इंटरव्यूज़ देते रहो। और अगर किसी को मॉक इंटरव्यू देना है तो मुझे एक बार कमेंट करो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे तुम लोगों को प्रोसेस करना है। तो मॉक इंटरव्यूज़ अगर देने हैं तो एक बढ़िया सेशन रखेंगे, मॉक इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, और अगर कहीं पे भी तुम लैग कर रहे हो वो पॉइंट्स मैं नोट कर लूँगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में फाड़ देना जाकर, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।